पंक्चुएशन चल रहा था और हमने पहले पार्ट में पंक्चुएशन के चिन्ह कितने हैं, कौन कौन से, ये सब देख लिए थे। सामान्य बातें उनके बारे में हो गई थी। अब हम एक एक चिन्ह के बारे में डिस्कस करेंगे। पंक्चुएशन का इम्पॉर्टेंस कितना अधिक है, उसका महत्व कितना अधिक है। जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ता था, वहाँ के ही रिटायर्ड प्रोफेसर हैं डॉक्टर हरदेव बाहरी, हिंदी डिपार्टमेंट के। उन्होंने पुस्तक पे लिखी, कई पुस्तकें उनकी हैं, बड़े विद्वान थे। तो उन्होंने अपनी पुस्तक में पंक्चुएशन या विराम चिन्ह के बारे में उदाहरण दिया था और बड़ी अच्छी कहानी थी कि एक बार किसी टीचर ने कहा या किसी विद्वान ने कहा कि पंक्चुएशन कोई बड़ी बात नहीं है, कॉमा फुल स्टॉप से क्या बड़ा फर्क पड़ता है, अर्ध विराम पूर्ण विराम से कोई बड़ा अंतर नहीं पड़ता। तो उन्होंने बड़ा सुंदर सा उदाहरण दिया था। उनके पुस्तक शब्द अर्थ प्रयोग में ये उदाहरण है भी। तो छोटे से पंक्चुएशन से अर्थ का अनर्थ कैसे होता है, उस पुस्तक में ये उदाहरण है। यहां पर कॉमा लगा है, रुको मत मारो। अब इसको पढ़ के अर्थ सभी को समझ में आ ही रहा होगा। ऐसा लग रहा है कि कोई किसी को मार रहा है और एक आदमी ये कहना चाह रहा है कि रुक जाओ, अब उसको मत मारो। फिर थोड़ा सा इसी में पंक्चुएशन का चेंज कर दें और इसका अर्थ का अनर्थ। अब इसे पढ़ेंगे रुको मत मारो, यानी कि लोग रुकना भी चाहते हैं तो नहीं रुकना नहीं है, उसको और अभी मारो। अर्थ बिल्कुल ठीक उल्टा हुआ। तो पंक्चुएशन का इंपॉर्टेंस इसलिए बहुत अधिक है। हो सकता है हमें 2 वीडियोस लगे पंक्चुएशन समाप्त करने में, क्योंकि क्लासेस बहुत शॉर्ट हैं, 20 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर जितना हो सके। तो ये महत्व है पंक्चुएशन का। अगर हम पंक्चुएशन सही प्रयोग जानते हैं तो सटीक और सही अर्थ जाता है अगले आदमी के पास, क्योंकि हम बोलते नहीं ना, वहाँ हम तो लिखित दे रहे हैं ना, वहाँ तो हम बोल नहीं रहे। जैसे इस तरह बोला रुको मत मारो, तो सुना तुमने, रुको मत मारो, सुना तुमने। वहाँ हम लिख रहे हैं, तो ये लिखने में इसका इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाता है कि हम सही पंक्चुएशन का यूज़ करें। सारे चिन्ह वही हैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। पंक्चुएशंस के नियम भी लगभग वही हैं हिंदी और अंग्रेजी भाषा में, केवल पूर्ण विराम अलग है चिन्ह, वो मैंने बता दिया। अब हम इंग्लिश की बात यहाँ पर्टिकुलर करेंगे, लेकिन सारे नियम लागू होते हैं वही ज्यों के त्यों। English sentence must begin with a capital letter and must end with a full stop, question mark और mark of exclamation। अब इसे हिंदी में समझो। अंग्रेजी के वाक्य का लक्षण क्या है भाई? सेंटेंस की तो परिभाषा है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। पूर्ण अर्थ हो, शब्दों का समूह जिसका पूर्ण अर्थ होता है वह वाक्य कहलाता है। लेकिन अंग्रेजी के वाक्य का लक्षण क्या कि बिगिन विद अ कैपिटल लेटर, प्रारंभ होगा हमेशा तो मस्ट है। इंग्लिश का लेटर शुरू होगा तो कैपिटल से और समाप्त होगा तो उसके अंत में ये आएगा फुल स्टॉप, और या तो आएगा ये क्वेश्चन मार्क, मार्क ऑफ इंटरोगेशन, या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये तीनों में से एक रहना मस्ट है, तभी सेंटेंस कंप्लीट है, अदरवाइज कंप्लीट नहीं है। इतनी बात क्लियर हो गई? इसमें कोई शंका? एक बात और इंग्लिश लिखते समय कि पहला लेटर कैपिटल हो गया, लेकिन सेंटेंस के बीच में भी कई बार कैपिटल लेटर का यूज होता है। किन शब्दों का पहला लेटर कैपिटल होगा? नाम यानी प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन सेंटेंस के बीच में जब आएगा, जैसे मेरा नाम अनिल है तो माई नेम इज अनिल लिखूंगा तो ये कैपिटल मस्ट है, अवश्य लगेगा। फिर कुमार के कैपिटल, यानी नाम का ईच पार्ट मस्ट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर, चाहे जितना बड़ा नाम हो। और प्रॉपर नाउन केवल व्यक्ति का ही नाम नहीं, स्थान का नाम, किसी बड़ी पुस्तक का नाम, किसी भाषा का नाम। ये प्रॉपर नाउन की परिभाषा कायदे से पढ़ लेना। वो जब भी आएगा सेंटेंस के बीच में इंग्लिश में, चाहे जहां जैसे जिस परिस्थिति में, ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। याद रहेगी इतनी बात? तो सेंटेंस का पहला लेटर केवल कैपिटल होना है और
बीच में कहीं भी प्रॉपर नाउन आ जाएगा तो उसके हर पार्ट का पहला लेटर कैपिटल होना है, ठीक है। कई बार बहुत लंबे नाम हैं तो ये नहीं सोचना कि नहीं लंबा नाम है तो बस पहला लेटर कैपिटल करके छोड़ दें पहला वर्ड का, नहीं। जैसे पीटी उषा, नाम सुना है पीटी उषा का? बहुत बड़ी धावक थी, रनर, अब तो बूढ़ी हो गई हैं। बूढ़ी तो नहीं हुई होंगी लेकिन प्रौढ़ तो हो ही गई हैं। उनका पूरा नाम जानते हो? उनका पूरा नाम है पिलवाल कंडी टेका परवेल उषा। तो ईच पार्ट, या हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अबुल कलाम, अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम, इतना लंबा नाम। वहाँ पे ऐसा चलता है, या गुजरात साइड में कई जगह पिता का नाम, दादा का नाम, परदादा का नाम और गांव का नाम भी, तो लंबा हो जाता है। तो मतलब कहने का मेरे अर्थ केवल इतना है कि नाम के जितने पार्ट होंगे हर पार्ट का पहला लेटर तुम्हें कैपिटल लिखना है। क्लियर हुआ? तो सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होगा, कोई प्रॉपर नाउन आएगा उसका ईच पार्ट कैपिटल लेटर से बिगिन करेगा, शुरू होगा। एक और बात है, जो सेंटेंस के बीच में भी आएगा तो हमेशा कैपिटल होगा, क्या? आई, बिल्कुल आई। इसको याद रखने का तरीका ये रखो कि भाई इस समय इस युग में कोई अपने आप को किसी से कम नहीं, तो ऐसे याद रहेगा। ये कोई नियम नहीं है, ऐसा समझना बहुत बड़ी मूर्खता है। कभी अपने आप को ऐसा मत समझो, लेकिन ऐसे करके याद रखो कि भैया मैं किसी से कम नहीं, मैं हूँ ना, तो मैं जहाँ होऊंगा वो कैपिटल होऊंगा, ऐसे याद रखना। ये मत समझ लेना कि मैं समझा रहा हूँ, नहीं, अपने आप को किसी से कम मत समझो। हमेशा विनम्र बनो, अगला आदमी कुछ भी कह भी देता है उसे सुन लो, सह लो, अपना लक्ष्य निर्धारित रखो जीवन में आगे बढ़ने के प्रति। तो बस इतनी बात थी, कैपिटल वाली बात क्लियर हो गई। ये वाली गलती नहीं करोगे, ये मिस्टेक्स खूब मिलती हैं बच्चों से, बड़ों से भी चली आ रही हैं, अब ये मिस्टेक्स तुम लोग नहीं करोगे। क्लियर हो गई बात? अब फुल स्टॉप का यूज़, हम फुल स्टॉप ही टॉपिक शुरू किए हैं, इतनी बातें इसलिए किया कैपिटल स्मॉल भी इसी में क्लियर हो जाए तुम्हारा। अब हम फुल स्टॉप का यूज़ देखें इंग्लिश में कैसे क्या करें। तो पहली बात तो स्पष्ट हो गई कि सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। जब असर्टिव सेंटेंस होगा तब, इंटरोगेटिव होगा तो मार्क ऑफ इंटरोगेशन आ गया, है ना, तो क्वेश्चन मार्क हमारा समाप्त हो गया। क्लियर हुआ? और इंटरजेक्शन आया कौन सा उसमें, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के लास्ट में, या कोई एक्सक्लेमेटरी वर्ड होगा तब, ठीक है ना, जिसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं, जैसे वाव, हुर्रा, आउच, ओह, इनके अंत में। तो हमारा ख़त्म हो गया क्वेश्चन मार्क और मार्क ऑफ इंटरजेक्शन समाप्त हुआ। फुल स्टॉप का एक यूज़ हम जान गए सेंटेंस के लास्ट में। एक फुल स्टॉप का यूज़ और है इंग्लिश में, या फुल स्टॉप इंग्लिश का जो एक बिंदी जैसा होता है, वो यूज़ होता है किसी नाम या कोई शब्द हो, कुछ हो, उसका एब्रेविएटेड फॉर्म। एब्रेविएटेड फॉर्म को हम बोलचाल की भाषा में शॉर्ट फॉर्म कह लेते हैं। जैसे मान लो कि MA, तो कोई MA किया है तो वो MA ऐसे, और ये हमेशा नीचे ही लगाओगे यहाँ, ये नहीं कि बीच में लगा दो। तुम लोग अक्सर ये भी भूल मिलती है बच्चों के कॉपियों में कई लोगों के, ये हमेशा लाइन पे लगेगा। फुल स्टॉप इंग्लिश का लाइन पर लगता है, ये नहीं कि बीच में लगा दो, हमेशा लाइन पर ऐसे। BA, PhD, कुछ भी ऐसी, AM, PM, ठीक है, हाँ, कोई भी ऐसा है एब्रिविएटेड फॉर्म में हम लगा लेते हैं। बस ये तुम्हारा यूज़ समाप्त हो गया, फुल स्टॉप वाला भी। कोई शंका इतने में? अब कॉमा प्रारंभ होगा, और कॉमा थोड़ा सा लंबा ले चलेगा कि कॉमा में बड़ा बवाल है, देख ही लिए हैं, पता चला थोड़ा सा कॉमा लगाने में गड़बड़ हुआ, वहाँ अर्थ का अनर्थ हो गया, पीट पीट के लोग मार डालते उसको, तब पता नहीं बचाना था कि मरवाना था भाई, है ना। कॉमा ही थोड़ा सा जटिल है, थोड़ी सी उसमें दिक्कत है, बहुत ज़्यादा नहीं। कॉमा सेंटेंस के बीच में लगेगा, एक बार भी लग सकता है, 2 बार भी, 3 बार भी, कोई इसके लिए हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, चाहे जितनी बार यूज़ हो। क्या काम करता है, सेंटेंस के बीच हमें थोड़ा सा रेस्ट दे देता है, हम पॉजेस लेते हैं। जब कॉमा आएगा तो हम थोड़ा सा रुकते हैं, जैसे पढ़ते समय मैंने कहा था ना, रुको मत मारो, या रुको मत मारो। अंत में फुल स्टॉप लेते हैं, बड़ा पॉज लेते हैं, ज़्यादा समय के लिए हम रुकते हैं, तो ये शॉर्ट ब्रेक हमें देता है कॉमा। तो कॉमा का पहला यूज़ ये है कि हम किसी सेंटेंस में या कहीं भी जब एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच को लगातार लिखते हैं, यानी एक प्रकार के शब्द लगातार आते हैं ढेर सारे, तो हम उनको कॉमा से अलग कर देते हैं। जैसे
आई लाइक एप्पल्स, बनानास, ग्रेप्स, एटसेट्रा कर दो। एक तरह के वर्ड आ रहे थे ना, इनको सेपरेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए ऐसे लगा। इसमें भी एक बात और ध्यान देना है, अगर हम ढेर सा एग्जाम्पल देते देते अंतिम वाले एग्जाम्पल के बाद फुल स्टॉप लगाना चाहते हैं या बात रोकना चाहते हैं, कोलन भी लगता है कई बार, सेमी कोलन भी लग जाता है उसकी जगह पे, तो हम एक शब्द के पहले एंड लगा देते हैं, ठीक है ना। जैसे आई लाइक एप्पल, बनाना, ग्रेप्स एंड चीकू या कोकोनट। है बात समझ में आ रही कि नहीं मेरी? और आसान करें क्या, फल ये सब तो जानते ही हो भाई ना। चलो और आसान करते हैं। मान लो आई लाइक जलेबी, रसगुल्ला, पेड़ा एंड बर्फी। अंतिम वाले के पहले एंड लगा के फुल स्टॉप लगा। समझ में आ रहा है भाई? समझ में आ रहा है? और अगर एंड नहीं लगाना है तो अंत में कर देते हैं ईटीसी। ईटीसी भी देखो एब्रेविएटेड फॉर्म है, इसीलिए ऐसा लगा है। ये फुल स्टॉप का भी काम भले कर रहा है लेकिन है एब्रेविएटेड फॉर्म। इसका पूरा रूप है एट सेट्रा, ये इसका पूरा रूप है, ये ईटी सेट्रा, ये पूरा रूप। इसको शॉर्ट इसका बना है जिसको तुम लोग कहते हैं शॉर्ट फॉर्म, ये पूर्ण रूप है। जैसे हम लोग ओके ही नहीं लिखते हैं तो ओके भी शॉर्ट फॉर्म है, नहीं तो पूरी स्पेलिंग है ओके वाई के। तो खैर, तो ये है कि अगर ये लिख देते हैं एटसेट्रा तो इसका अर्थ ये निकल जाता है इसी तरह का और, इसी तरह का और, ये अर्थ देता है वो। सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसा ही और। जैसे मतलब आई लाइक एप्पल, बनाना, ग्रेप्स एटसेट्रा, मतलब ऐसे ही और भी पसंद है, लगभग लगभग और अनुमान लगा लो ऐसे जनरल। बात समझ में? जैसे कह दिया गया कि गिव द नेम ऑफ सम रिवर्स, तो गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा एटसेट्रा, तो मतलब ऐसे ही और। इत्यादि जिसको हम हिंदी में कह लेते हैं, आदि इत्यादि कहते हैं ना भाई, वही समझ लो। तो ये हो गया तुम्हारी पहली बात। एक तरह के वर्ड आएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के, जरूरी नहीं कि नाउन ही हो, वर्ब भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच एक तरह का। मैं दूसरा उदाहरण भी दूं नहीं तो क्लियर नहीं होगा, इसीलिए तो मैं दोबारा इसको शूट कर रहा हूँ कि तुम लोगों को ये बातें मैं बता दूं। हालांकि तुम्हारे लेवल से थोड़ा सा हायर है, लेकिन आगे जीवन में ये मिस्टेक्स बहुत सारे लोगों के अंदर पाई जा रही हैं, बहुत ज़्यादा। मैं ये चाहता हूँ कि तुम लोग इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करो। दूसरा लेता हूँ, लाइक ही रहने दो कि यहाँ भी वर्ब बदल दूँ, इससे तो समझ में ही आ रहा है। पसंद करता हूँ तुम लोगों के लिए थोड़ा आसान है। जैसे मान लो आई लाइक प्लेइंग, वर्ब हो गया। सिंगिंग है ना, रीडिंग एंड, और क्या भाई मुझको पसंद है, ईटिंग। मान लो भाई लिख तो दे रहा हूँ ईटिंग, मुझे देख के कोई कहेगा कि खाने पीने वाला आदमी है, इतना मरियल आदमी, उसको खाना कैसे पसंद होगा। देख रहे हो ना, एक तरह के वर्ड्स आ गए। ये नाउन तो नहीं तुम लोगों का कॉन्सेप्ट गड़बड़ ना हो जाए कि नाउन ही केवल। क्लियर हुआ? तो ये एक यूज हो गया। अब दूसरा यूज जो कॉमा का है, एंड से जोड़े हुए ग्रुप, छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाते हैं, एंड लग के ग्रुप्स बनेंगे। उन ग्रुप्स को अलग करने के लिए भी कॉमा का यूज होता है। गजब गजब ब्लैक बोर्ड है भैया, ब्लैक बोर्ड थोड़ा घिसो ऐसा, फिर चमकने लगेगा। फिर जैसे एंड से ग्रुप बनता है तुम लोगों को पहले ही बताया ही था। जैसे यंग एंड ओल्ड बनता है ग्रुप, हाई एंड लो, ऐसे तमाम इस तरह के ग्रुप। या लड़कों का एक ग्रुप है, जैसे कह दिया शर्मा एंड रमेश, सुशील एंड दिनेश। तो ऐसे एंड करके जो ग्रुप बना है उनके बीच में इस तरह से हम कॉमा कॉमा का यूज़ करके सेपरेट करते हैं। ये कॉमा का एक दूसरा यूज़ है।
ठीक है, कोई शंका इसमें? एक होता है नॉमिनेटिव एड्रेस। एड्रेस, एड्रेस का अर्थ पता नहीं। यहाँ जो एड्रेस मैं कह रहा हूँ भाई, इसको ये मत समझ लेना कि पता। एड्रेस का अर्थ है संबोधन, डायरेक्ट किसी को संबोधित करना। एक बार बार ये बात मन में रखो, इसको अपने मस्तिष्क में बिठा लो कि एक शब्द का एक अर्थ नहीं होता भाई। एड्रेस का अर्थ पता मत समझो, नहीं तो कुल चौपट कर दोगे। एड्रेस करना, डायरेक्ट एड्रेस हम करेंगे। जैसे कहेंगे भाई दिलीप कम हियर, दिलीप को एड्रेस किया डायरेक्ट ना, तो हमने मान लो किया तो ऐसे लिखेंगे दिलीप कम हियर। अब ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ हमने ये नहीं लगाया। अब ये शुद्ध हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कम हियर दिलीप, बाद में भी तो हम कहते हैं ना यहाँ आओ दिलीप। समझ में आ रहा है? तो ये चलो आज के लिए इतना रखते हैं, घंटे भी लग गई है, फिर अगले में देखते हैं। अभी कॉमा ही चलेगा आगे।